हाँ जी, देखिए ये आधुनिक भारत का इतिहास का पार्ट 2 है। इसमें हम पढ़ा रहे हैं आपको उत्तरवर्ती मुगल काल। कल बात बताए थे कि ये 3 चीज़ें पैरेलल देखिएगा, उत्तरवर्ती मुगल काल ना, और 18वीं सदी का भारत और यूरोपियों का आगमन। ये तीनों को पैरेलल देखिएगा, तब समझ में आ जाएगा कि कौन सी दशाएं थी, कौन सी परिस्थितियां थी और अंग्रेज़ों ने भारत को कैसे गुलाम बना लिया और कैसे इतने बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। मतलब आपको वो कौन सी हम लोग में कमियां थी और कौन सा प्लस पॉइंट था, कौन सा माइनस पॉइंट था। तो कल क्लास चला है। कल में हम बताए थे कि ये जो अंग्रेज हैं वो ये ध्यान रखिएगा कि आ गए हैं ना, आ तो गए थे, 1400 इस तरह से है, रफली बना दे रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए, ये बताइए कि यहाँ पे आ गए हैं कौन कौन है। यहाँ पे अंग्रेज हैं। ये सूरत में कौन कौन है? सूरत में अंग्रेज भी हैं और फ्रांसीसी हैं, ठीक। पश्चिम बंगाल में और जगह कोठियाँ हैं, पीछे हम बताए थे ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पड़ता है सबसे पहले कौन है? मुसलीपट्टनम इधर पड़ता है। मुसलीपट्टनम में भी है, मतलब ये तीनों का गढ़ था। यहाँ क्या लिखा है? पुलिकट। पुलिकट में कौन है? डच है। यहाँ पड़ता है पुलिकट, यहाँ पे है डच। उसके नीचे है क्या है? मद्रास। मद्रास में कौन कौन है? पुर्तगाली और अंग्रेज है। और यहाँ पे है क्या चीज? पांडिचेरी। पांडिचेरी में कौन है? ये है फ्रांसीसी। पांडिचेरी में कौन है? फ्रांसीसी है। ये है। और भी जगह कोठियाँ थी इनकी, मगर चूंकि ये हॉट स्पॉट बनता जाएगा और बैटल फील्ड बनता जाएगा, मतलब कर्नाटक का युद्ध होगा, ये सब होगा, इसलिए हम बता रहे हैं कि इधर है दक्षिण भारत में। और पश्चिम बंगाल में, ये तो खास तौर पे याद रखोगे कि पश्चिम बंगाल में कौन कौन है, ठीक। पश्चिम बंगाल में डच जो है वो कहाँ है? पहले पुर्तगाली कहाँ है? पुर्तगाली कहाँ है पश्चिम बंगाल में? हुबली में है। और डच कहाँ है पश्चिम बंगाल में? हुबली है, हुबली। और डच कहाँ है? पहला था पीपली में। पीपली में भी हैं, चीनसूरा में भी हैं, कासिम बाजार में है, दिख रहा है, कासिम बाजार में है, उधर का पटना में भी है। और अंग्रेज कहाँ हैं? अंग्रेज हैं कलकत्ता में है, हुबली में है, कासिम बाजार, यानी कि है तीनों जगह है ना। जहां जहां ये लो है, कासिम बाजार में है। अभी भी जाइएगा कासिम बाजार, बहुत भीड़ भाड़ा इलाका है। और पटना में है। और ये फ्रांसीसी कहाँ है? फ्रांसीसी कलकत्ता में चंद्र नगर में है। ये अपनी कोठियाँ बना चुके हैं, बात समझ रहे हैं। और देख रहे हैं, ये कंडीशन ध्यान रखिएगा। और भारत की राजनीति को बदलते हुए ये सब देख रहे हैं, बात समझ रहे हैं। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि कौन कहाँ बैठकर देख रहा है। अब आ जाइए इधर। मुगल दरबार में बता दिए थे कि बहादुर शाह, पीछे वाला वीडियो देखिएगा तब ये समझ में आएगा। हर बार हर वीडियो में हम रिपीट नहीं करेंगे, नहीं तो एक ही टॉपिक होता जाएगा, कुछ कुछ छोड़ना पड़ेगा। मुगल दरबार में कौन मर गया जी? बहादुर शाह प्रथम। बंदा बहादुर के एक अभियान में 1712 में मर गया। और मौत के बाद, इसकी मौत के बाद, ठीक, एक मुगल दरबार में अलग प्रथा चालू हो गई कि उत्तराधिकार का जो लड़ाई था
वो उत्तराधिकार में ना होकर वहाँ के दरबारियों में होने लगी, मुगल दरबार के दरबारियों में, जो कि यहाँ से पतन है। और सर सिडनी ओवेन कहे भी थे कि बहादुर शाह प्रथम एक अंतिम मुगल शासक था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। यानी इसके बाद जितने आएंगे सब नकारा और बिना मतलब के आएंगे। तो देखते हैं कि मुगल दरबार में समझने के लिए क्या प्रथाएं थी। मुगल दरबार, देखो ये मुगल दरबार है, इसमें गुट था लोगों का। एक था ईरानी गुट, एक कौन था? ईरानी गुट। ईरानी गुट, इसके नेता थे, इसके जो ईरानी गुट के नेता थे, ये बातें ध्यान रखना, ये भी जरूरी है। ईरानी गुट के नेता थे जुल्फिकार अली खां। ये पूछ देगा, जुल्फिकार अली खां ईरानी गुट के नेता थे। ठीक। अब एक तुर्कानी ग्रुप था, तुर्कानी, उसका कौन थे? चिनक्लीज खां या निजामुल मुल्क। यही चिनक्लीज खां अथवा निजामुल मुल्क हैदराबाद की नींव डालेंगे। ये थे मुगल दरबार में एक गुट था, मतलब समझिए कि मंत्री कह लीजिए चाहे सलाहकार कह लीजिए, मुगल दरबार के ही थे। ये सब अलग अलग होते गए, स्थितियां बदलती गई। ठीक। ये कौन थे? तुर्कानी ग्रुप, तुर्कानी गुट के कौन थे नेता? चिनक्लीज होता है ना, चिनक्लीज खां। इनका उपनाम था निजामुल मुल्क। हाँ वो बताएंगे, निजामुल मुल्क, निजामुल मुल्क थे। बात समझ रहे हैं? निजाम उल मुल्क होता है, निजाम उल मुल्क। यहाँ देखिए, निजाम उल मुल्क, उल मुल्क ये उपनाम है। यही हैदराबाद का, हाँ हैदराबाद के निजाम वाले चिनक्लीज था खां, उनका ओरिजिनल नाम था। बात समझ रहे हैं? एक अफगानी गुट था। बात समझ रहे हैं? उनके नेता कौन थे? बोलिए। मोहम्मद खां बंगस। मोहम्मद खां बंगस, ध्यान रखिएगा, मोहम्मद खां नहीं, मोहम्मद खां बंगस। अफगानी गुट के नेता कौन थे? अफगानी गुट, मोहम्मद खां बंगस। सही है, या इसको मोहम्मद खां भी लोग बोलता है। अब चौथा जो गुट था, ये था हिंदुस्तानी गुट। इसी के नेता थे सैयद बंधु, अब्दुल्ला खां और हुसैन खां। अब्दुल्ला खां का एक और नाम था हसन खां और हुसैन खां। बात समझ रहे हैं? हिंदुस्तानी गुट। इनके नेता कौन थे जी? सैयद बंधु। सैयद बंधु में दो आदमी थे। कौन हैं? हाँ, हुसैन, हसन खान और हुसैन खान। हसन खां और हुसैन खां। हसन खां का एक और नाम था अब्दुल्ला खां। अब्दुल्ला खां। ठीक। हसन खान, हुसैन खान, ये हिंदुस्तानी गुट के नेता थे। क्लियर है? ये गुट था। तो मुगल दरबार में हुआ का, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद कि उत्तराधिकार के बीच यही लड़ने लगे। इनका अपना आदमी था, इनका अपना नेता थे, मतलब कि ये चाहते थे कि इसको बनाएंगे, ये चाहेंगे इसको बनाएंगे, ये चाहेंगे। आइए आपस में लड़ने लगे, क्योंकि सत्ता कमज़ोर होती जा रही थी। इधर से अंग्रेज बैठकर सब देख रहे हैं। देखिएगा हाई टाइम, देखिएगा कब
ये सब कब पलासी का मूड बना लेगा कि अब हम लोग भी बहती गंगा में हाथ धो ले। वो आपको कंडीशन खुद दिख जाएगा। जब देखोगे ना तो आपको भी बुझा जाएगा कि सही समय कौन है दिल्ली पर चढ़ाई करने का। बात समझ रहे हैं? तो ये लोग नेता थे, ये आपस में लड़ने लगे। अब जिस तरह बहादुर शाह प्रथम के 4 बेटे थे, अब देखो लड़ाई क्या हुआ। बहादुर शाह प्रथम के 4 बेटे थे, 4 बेटे, इन्हीं के बीच 4 बेटे थे बहादुर शाह प्रथम के। बात समझ रहे हैं? ये थे जहांदार शाह, अजीमुल शान, रफ़ी उल शान और जहान शाह। ये बहादुर शाह प्रथम के बेटे थे। पहले कौन थे? जहांदार शाह, जहांदार शाह, समझ रहे हैं? दूसरा बेटा कौन था जी? जहांदार शाह। बोलिए, अभी तो बोले तो हैं, ध्यान है। अजीमुस्सान, हाँ अजीमुस्सान, दूसरा बेटा अजीमुस्सान, ठीक। तीसरा था रफ़ी उस शान, हाँ रफ़ी उस शान, नाम थोड़ा सा फारसी है, रफ़ी उस शान। और चौथा जहांदार शाह, अजीमुस्सान, रफ़ी उस शान और जहान शाह। बात समझ रहे हैं? ये जहान शाह। अब देखिए, ये 4 गो बेटा था। बात समझ रहे हैं? किसके? बहादुर शाह के। ये चारों के चारों इतने नालायक थे कि मत पूछिए। इनकी नालायकी का हद आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि बाप बहादुर शाह प्रथम मर गए, ठीक, जैस ना 1 साल तक इनको एक महीने तक दफनाया नहीं और सही रखा और लड़ता रहा। मतलब 1 महीना तक लाश रखा रहा बहादुर शाह प्रथम का, आ ये सब अपने में लड़ता रहा कि हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे। नहीं समझ रहे हैं? आप देखिए, ये इतने बड़े नालायक थे, मतलब क्रियाक्रम भी नहीं कर रहा है और उत्तराधिकार के लिए लड़ रहा है। जहांदार शाह, अजीमुल शान, रफ़ी उल शान, क्योंकि ये ऐसा ही किए थे अपने वाले के। अपने में थे औरंगजेब, औरंगजेब के 4 बेटे अकबर, मुअज्जम, मोहम्मद आजम और कामबख्श। बात समझ रहे हैं? तो वहाँ से लड़ाई हुआ था। कौन सा लड़ाई? जजाऊ का युद्ध हुआ था। और वो भी अपने पिताजी के साथ वैसा ही किए थे। एगो भाई को मारे थे ना, एगो को मरवा दिए थे। तो इनका हुआ, देख रहे हैं गति। आप ये देखो कि कहा जाता है ना यहाँ से एक, कि अगर किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व देखना है ना तो उसका साहित्य देखो। आपको आने वाले भविष्य के, आगू का, पास्ट का पता चल जाएगा किस परिस्थिति में क्या काम करेगा। 4 बेटे संस्कृति की बात कहा जाता है कि उसका लिटरेचर क्या है। हम लोग का संस्कृति देखो, ये भी 4 बेटे हैं ना, औरंगजेब के भी 4 बेटे, रामायण में भी 4 बेटे थे। ये भी पॉसिबल है कि अलग अलग माँ के थे, ये भी हो सकते हैं, वो भी थे, मगर उन लोगों में प्रेम कितना था, त्याग कितना था, सद्भावना कितनी थी। बात समझ रहे हैं? ये सब देख लो, अपने में लड़ रहा है, बाप को रखा हुआ है और लड़ाई कर रहा है। ये सब अंग्रेज बैठकर देख रहा है कि लड़ लो। इस सब का गुट का जो है वो अलग है, वो चाह रहा है कि ये बने, वो चाह रहा है। इस तरह की परिस्थितियां दिल्ली में हो रही थी और ये कोना कोनी बैठकर देख रहा था। समझो बात को। इवन रामायण में ये आता है ना कि इतनी सद्भावना, इतनी प्रेम था कि जब राम जी को वनवास हो गया, ठीक, दे दिए कि चले जाओ, तो अपनी बड़ी माँ के पास, अपनी माँ के पास, क्या नाम था उनकी माँ का? कौशल्या। तो वो बोली कि नहीं, पिताजी ने ऑर्डर दे दिया है तो क्या हुआ, तुम मत जाओ, पुत्र पर माता का अधिकार ज़्यादा होता है, मैं मना कर रही हूँ कि वन मत जाओ, ठीक। तो राम जी बोले कि
माँ ने भी ऑर्डर दे दिया हो तो वो कैकेयी को कह रहे थे। एक शब्द नहीं बोली वहां से कौन? कौशल्या। इतनी सद्भावना, इतना विचार की भी तो मैं, वो तो कह सकती थी कि मेरा बेटा नहीं जाएगा, उसका बेटा जाएगा, अब मेरे बेटे को क्यों? इतनी सद्भावना थी। आज भी कहीं ना कहीं कम चाहे बेसी हम लोग के डीएनए में है। कोई बहकावे में, कोई एथी करने में लड़ जाए वो अलग बात है, मगर बहुत कम होता है। वो कम बुद्धि के लोग, आज भी देखिएगा सद्भावना है, प्रेम है, मतलब कम हुआ है वहाँ से मगर ख़त्म नहीं हुआ है। आज भी कहीं कुछ होता है तो उपमा दे दिया जाता है कि भाई होना चाहिए तो लक्ष्मण जैसा होना चाहिए ना, देवर भी होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, इस तरह की बातें कही जाती हैं ना। मर्यादित है। अगर कोई उदाहरण देना भी हो ना कि पत्नी कैसी होनी चाहिए तो लोग सीते को कहता है। आप देखो तो कहीं ना कहीं तो चल रहा है ना। इन लोग का संस्कृति देखो, बेहुदा सबका, ठीक, बाप बड़ा पड़ा है और ये लड़ रहे हैं, ठीक। इतने बड़े नालायक थे ये, बात समझ रहे हैं कि एक बहादुर शाह प्रथम को ये 1 महीना तक दफनाया नहीं, सर गल गए होंगे, लड़ता रहा। अब हुआ क्या कि ये ईरानी गुट एक्टिव हुआ, ठीक, और ईरानी गुट के हेल्प से, ठीक, बना जहांदार शाह। ये जहांदार शाह शासक अगला ईरानी गुट के हेल्प से बन गया। समझ रहे हैं? ये तीनों, अभी इसका खतरा बढ़ा हुआ है, आगे चल के इसका बेटा इसको मरवा देगा, अपने बड़े पापा को चाहे चाचा को। बात समझ रहे हैं? देखिए ये सब देख रहा है यहाँ बैठ कर ये, हाँ, और टाइमिंग का इंतजार कर रहा है कि कब टाइम सही आए। आएगा वैसा समय, एक समय आएगा कि जो आएगा लतिया के जाएगा मुगल को, ठीक। हम इसलिए कह रहे हैं कि अहमद शाह अब्दाली ना और नादिर शाह, ये 2 गो आया, मोहम्मद 48 तक रहा, कौन? रंगीला। रंगीला के बाद 2 तरह से, एक आया मार कर गया, दूसरा आया मार के गया। अंग्रेज बैठ कर देख रहा है, 1757 में कांड कर दिया पलासी वाला। मनोबल देखिए कि कैसे बढ़ गया। 39 में आया था नादिर शाह, 1739 देखो, उसके बाद आया ये सब पश्चिम बंगाल का जो शासक थे वो अलग विद्रोह कर, पश्चिम बंगाल वाला अलग विद्रोह करके रखा था, ठीक। उसकी अपनी लड़ाई हो रही थी, 3 गो बेटी थी, बस समझ, सब बताएंगे। उसी के टाइमिंग देखकर कहा कि अब हम लोग भी थोड़ा सा ट्राई करते हैं, देखते हैं, सक्सेस हो गए तब तो पूरा, अब पिटा जाएंगे तो क्या हो गया, कहीं से 2 गो आकर मार कर जा रहा है। और उसका तो मन बढ़े हुआ है, वो 7 बार आक्रमण किया। कौन? अहमद शाह। जब आता था लूट कर लेकर चल जाता था। बात समझ रहे हैं? ये दशा हो चुकी थी दिल्ली की, इस तरह से नहीं अधिकार कर लिया। बात समझ रहे हैं? तो बाहर ये किसके मदद से बन गया जी? ईरानी गुट, जुल्फिकार अली खां के मदद से, ईरानी गुट के मदद से। समझ में आ रहा है? ईरानी गुट। नालायक कब कहा जाता है? कि जब आपके घर के फैसले कोई तीसरा लेने लगे। आप कहते हैं कि ये शासक योग्य है, ये शासक अयोग्य है, किस आधार पर? जब आपका अधिकार हो। बात समझ रहे हैं? अब वो फैसले दोनों लेने लगे, कोई और लेने लगे, उसको समझिएगा कि ये क्या है? नालायक है, चाहे अयोग्य है, अयोग्य शासक है। अब देखा जाता है ये ना कि ये किस आधार पर अयोग्य है। बात समझ रहे हैं? उसका चल नहीं रहा है, या हिम्मत नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, आगे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक। जहांदार शाह ईरानी गुट के मदद से ये भी क्या किया, एक ये इसको जहांदार शाह को याद रखिएगा कि इसने एक नई व्यवस्था चालू कर दी। ये व्यवस्था चालू की इजारा व्यवस्था है, जहांदार शाह, इसको याद रखिएगा, इजारा व्यवस्था, इजारा व्यवस्था। इजारा व्यवस्था जारी किया। अब इजारा व्यवस्था क्या होता था? देखो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिक्स लैंड रेवेन्यू, ये जो आज मोदी सरकार कर रहा है ना, ये इजारा व्यवस्था उसका नाम था।
मतलब कृषि को वो ठेके पर देने लगा। जैसे उसका ज़मीन है, ठीक, चाहे राज्य सरकार का ज़मीन है, आप हमको इतना पैसा दीजिए, आज ज़मीन लीजिए, ज़मीन में आपका नहीं, ठेका पर इस पर कृषि कीजिए, किराया पर ज़मीन को किराया पर देकर किसी, आज भी लोग करता है, उसको क्या बोलते हैं, बटैया बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था इसने कृषि को क्या कर दिया, ठेके पर नई व्यवस्था चालू कर दी। बात समझ रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, सालाना इतना पैसा दे दिए और जो मन करे उपजाइए। ये व्यवस्था जहांदार शाह ने निकाली और इसने भी समझौतावादी नीति अपनाई। समझौतावादी क्योंकि नीति अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बने किसके हैं, भाई जो चाहेगा वही ना होगा जी। ये बनाया है, अपना हिम्मत है कि आप ले लीजिएगा डिसीजन, मार के मुआ देगा सब, ठीक। तो इसने भी क्या किया, समझौतावादी नीति। तो समझौतावादी नीति किसके साथ, तो ये राजपूतों के साथ, राजपूतों के साथ ये समझौतावादी नीति अपनाया। अब देखिए, हाई जो था ना, जहांदार सा बना था, इसी का एगो बेटा था, इसका बेटा अजीमुल शान का बेटा, ठीक, फारूक सियर। वो जहांदार शाह को मरवा दिया, किसकी मदद से, सैयद बंधु, इसकी मदद से। देख रहे हो ये गुट क्या चल रहा है केंद्र में, है गुट बटा हुआ है, ये बने तब तक है इसका बेटा लगा, कहा कि इनसे मिल गया, कहा कि इनको मरवाओ हमको बनवाओ। ये राजनीति हो रही है, बात समझ रहे हैं। तो इसका बेटा अजीमुल शान का बेटा था फारूक सियर, और सैयद बंधु के मदद से मरवा दिया। अब सैयद फारूक सियर को भी निपटाएगा, बात समझ रहे हो, चलेगा इसी सब का। मतलब किस तरह चरमरा रही है दिल्ली, देख रहे हो। तो इसका बेटा था फारूक सियर, फारूक सियर, ये क्या किया, सैयद बंधु की मदद से, सैयद बंधु के मदद से किसको मरवा दिया, जहांदार शाह को, जहां शाह को मरवा दिया। बुझे, दिख रहा है कि नहीं, वीडियो में दिख रहा है, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ें, अगला शासक कौन बनेगा, फारूक सियर, ठीक। अब इसको मिटा दे रहे हैं, मिटा देना जी, समझ में आ रहा है, बस मज़ा आएगा आपको, हम हिप्नोटाइज कर देंगे, आप चले जाइए। देखो हिप्नोटाइज क्या होता है ना, कि आज से कहें हम कि 10 साल पास्ट फ्यूचर में सोचिए कि आप जब का जॉब हो जाएगा, हम गए हैं आंख बंद करवा के, तो क्या आप कर रहे हैं हमको, इस तरह के इमेजिन पास्ट में। इसी तरह का फ्यूचर में इसी तरह का इमेजिन आप पास्ट में भी तो कर सकते हो, कि इमेजिन करो कि क्या चल रहा है, 1712 चल रहा है, ठीक। आप हो दिल्ली में बैठ रहे हो और इसकी घटना को अपने आंखों से देख रहे हो। इस तरह की बातें जब सोचोगे ना दिमाग में, तो आपको हिस्ट्री रटने की ज़रूरत नहीं पड़नी पड़ेगी। आपको लगेगा कि हम फील कर रहे हैं, हम हिस्ट्री को जिए हैं। बात समझ रहे हैं। जैसे आज जो है कि घटनाएं जो हो रही हैं, आज से 100 साल बाद वो हिस्ट्री हो जाएगा, मगर आज तो आप इस घटना को जी रहे हो ना जी। तो ठीक उसी तरह माइंड ऐसा चीज़ है कि उसको पास्ट में भी ले जाया जा सकता है, फ्यूचर में भी ले जाया जा सकता है। तो फ्यूचर तो खूब सोचते हो, ठीक है, कि पैसा हो जाएगा, शादी हो जाएगा, तो ये करेंगे वो करेंगे, ये सब उल्टा सीधा सोचते हो। पास्ट में थोड़ा सा सोच लो, ठीक। मिटा दें। हाँ देखिए, इस सब समय का इंतजार कर रहा है, यहाँ पे इस सब का अपना काम कर रहा है जो आया है ना, ये सब अपना काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, साथ में अपना माहौल बना रहा है, भाप रहा है ना कि क्या चल रहा है। मगर मुगलों की सेना ज़बरदस्त थी,
इसलिए ये सब डर रहा था। ये नहीं होना चाहिए कि हमार बाघ तो शेर से लड़ रहे तो भइल का, तो मार के खा गइल। नहीं समझे? ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग तो लड़े थे किससे? मुगल से, तो हुआ क्या? पीट पाट के बराबर कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब देख रहा था कि भले कुछ भी हो, घर का विवाद है, अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग को तो जीने ही नहीं देगा। बात समझ रहे हैं? इस तरह की बातें थी। अभी ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ईरानी गुट के कौन थे जी? यहाँ लिख दे रहे हैं कि यहाँ आपको समझ में आए। ईरानी गुट कौन थे? हाँ, कार अली खां। दिख रहा है ना वीडियो में? दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है थोड़ा सा। ईरानी गुट के ये थे। और अफगानी गुट के? अफगानी गुट का कौन था? मोहम्मद खां बंगस। मोहम्मद खां बंगस। और हिंदुस्तानी गुट, तानी गुट कौन था? सैयद बंधु। सैयद बंधु। और तुर्कानी गुट का चिनक्लीज खां। हाँ, चिनक्लीज खां। ये पूछता है चिनक्लीज खां के बारे में, ठीक? क्योंकि यही बनेगा हैदराबाद का निजाम। बात समझ रहे हैं? कहाँ नहीं रहता होगा, ऐसा नहीं है। बात समझ रहे हैं? चिनक्लीज खां। अब देखिए, अब कौन बना जी? फारूक सियर। अगला शासक कौन बना? फारूक सियर। कब बना जी? 1713 से रहा ये 1719 तक। ये नहीं आता ना 1713 से 1719 तक, तो भारत कुछ और होता ना। अब देखो, ये किसकी मदद से बना था जी? हिंदुस्तानी गुट के मदद से बना था ना, सैयद बंधु। अब देखो, सैयद बंधु में दो थे। कौन थे? हसन और हुसैन। हसन और हुसैन नाम रखा है मोहम्मद साहब के, जो पैगंबर हैं उनके ही नवासे का नाम था। बात समझ रहे हो? तो हसन नाती बात समझ रहे हैं? हसन और हुसैन। तो हसन खां को इसने बनते ही हसन खां को ये बना दिया वजीर। वजीर कहने का मतलब प्रधानमंत्री। देखो, ये बनते हसन खां को क्या बना दिया? हसन खां को ये बना दिया वजीर, बोले तो प्रधानमंत्री। लो, ये कांड देखो, प्रधानमंत्री बना दिया। वो आदमी जो उसको मरवाया, इसके चाचा को, उसको बना दिया वो चाचा, या कह लीजिए बड़े पापा होंगे जो भी, उसको प्रधानमंत्री। इनको बुझेगा भाई कुछ? दिमाग कहाँ गया? ये सब पढ़ा लिखा नहीं था, हम उस समय थे नहीं कि पढ़ाए। बात समझ रहे हो? कहाँ गया दिमाग? आगे काहे नहीं सोच रहे हैं? कभी निष्ठा हो सकती है। और हाँ, बताएंगे। तो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि 18वीं सदी का भारत, आगे चैप्टर वही चलेगा। ये अभी हम पढ़ा रहे हैं जो टाइम पीरियड था, जो इस समय इसका जो राज क्षेत्र जो था, उसमें कुछ कमी बेसी हुई थी। हाँ, होगा। तो यह इसका कमी बेसी होगा तो ये बताएंगे हम 18वीं सदी का भारत की कौन कौन इसके एरिया से निकलता गया। ये 4 गो है ना, वही निकलेगा। हाँ, कैसे कैसे 18वीं सदी का भारत कहने का मतलब ये हुआ कि उस समय भारत का नक्शा क्या था, किस पर कौन शासक था। इसके बाद वही टॉपिक है, हम पढ़ाएंगे। इधर से मराठा निकलेगा, उधर से निकलेगा ये अवध निकल जाएगा, पश्चिम बंगाल निकल जाएगा, निजाम निकल जाएगा, तो छोटा होता जाएगा। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि तीनों घटना को एक साथ कनेक्ट करना। अभी इसको चलने दीजिए, फारूक सियर को। बात समझ रहे हैं? अब इसको हुसैन खां को ये बनाया मीर बख्शी। हुसैन खां का बनाया, हाँ, हुसैन खां को मीर
बख्शी, अभी बुझा रहा है मीर बख्शी का, मीर बख्शी का वजीर नहीं बुझा रहा है, मीर बख्शी का आज का समझ लीजिए सेना अध्यक्ष, सेना का अधिकारी बनाया, आज का ही सेना अध्यक्ष, यानी पूरा कंट्रोल में है। लो एगो प्रधानमंत्री है एगो, तो वास्तविक सत्ता किसके पास रही जी? इनको बनाया है, जब चाहेगा खाली इनके नाम के लिए रखा है, बात समझ रहे हैं? जब चाहेगा इनको निपटा देगा, हाँ देगा। अगला काम ई फारूक साहब का किए कि मैग्ना कार्टा दे दिए। इसकी घटना की चर्चा होगी जब हम पढ़ाएंगे अंग्रेज, तो ठीक 1717 में दिए थे, हाँ 1717 में मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का मतलब क्या समझ रहे हैं? हाँ एक महाअधिकार होता है, उसी को लोग मैग्ना कार्टा कहता है। अब देखो 1719 में एक और काम किए थे, मराठों के साथ दिल्ली समझौता, यही फारूक सियर किए थे। 1719 में मराठों के साथ दिल्ली समझौता, बात समझ रहे हो? अब ये मरेंगे कैसे देखो थोड़ा सा, इसको ना डर था, इसको तो मान ले रेथी में था, तो ये तो होगा ना कि अब हमको ये भी मरवा देगा। मान लीजिए उस सबका अपना गुप्तचर होता है, क्या चल रहा है, एगो प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, एगो सेना अध्यक्ष इनका चलने नहीं देता होगा, कहते होंगे हई कर देता होगा, हई कि ना चुपचाप रहो, हई होगा बक तो ये परेशान थे, ठीक। तो सैयद बंधुओं को ये भी मरवाना चाहता था, हाँ काहे से कि टांग अड़ाएगा ना जी, देखिए वो प्रधानमंत्री बैठा हुआ है एगो, तो सोचा कि अब तो हम बन गए हैं किसी तरह से इस सब की मदद से, इस सबको मरवा कर हटा देते हैं, हम अब राज करेंगे आराम से। ये बात सैयद बंधु भी भाप लिया था कि ये तो हम लोग को मरवाना चाहता है, उसके मरवाता उससे पहले सैयद बंधु इसको मरवा दिए। लो सैयद बंधु क्या किया, सैयद बंधुओं द्वारा हत्या। इसकी हत्या कैसे हो गई? हत्या सैयद बंधुओं द्वारा, सैयद बंधुओं द्वारा। कहा कि सैयद बंधुओं चलने नहीं दिया, कहा कि ढेर तरफरा रहे हो तुम हटो। यही चीजवा देख रहा है, ये सब देख रहा है कौन? यही कांडवा करेगा बंगाल में, किसको? पलासी होगा, फिर दूसरे को बनाएगा, फिर बगसर होगा, फिर दूसरे को बनाएगा, मिर्जाफर को यही कांडवा करेगा। देख रहे हो लिंक ना? इसको मरवा दिया ये, कहा कि अब हटो। एगो को बनाया सैयद बंधु, दूसरे को बनाए रफी उर दर्जात। रफी अगला शासक कौन बना? सैयद बंधुओं के मदद से रफी उद दर्जात। ये किसकी मदद से बना? सैयद बंधुओं के मदद से, सैयद बंधुओं के मदद से बन गया, ठीक। मगर ये जो था अगला शासक रफी उद दर्जात, ठीक, ये तो बेचारा टीबी से मर गया सबसे कम समय तक रहा, 19 में ही चला गया। ये अगर पूछे कि सबसे कम समय तक कौन रहा, तो रफी उद दर्जात, ये टीबी से मर गया। ये क्या से मर गया? टीबी से। उस समय इलाज उलाज नहीं था। इसके बाद फिर बनाया ये सब रफी उद दर्जात के बाद रफी उद दौला को, रफी उद दौला 19 में रफी उद दौला को। ये बेचारा इहो बनवाया कौन? सैयद बंधु। सैयद बंधु, सैयद बंधुओं ने कितने को शासक बनवाया? एगो तो अभी तक 3 गो, एगो उसके मदद से एक और को बनवाएगा, मोहम्मद शाह को भी बनवाएगा, 4 गो को बनवाया। ये बेचारा मर गया किससे? पेचिस से। अरे कोलरा जिसको बोलते हो ना, मुंह पेट चलने लगा होगा, इलाज था नहीं, पानी चढ़ा नहीं, मर गया। ये मर गया काची से?
पेचिश से। अब सब डरा गया पेचिश से। अब पेचिश से मर रहा है कि मौत से मर रहा है कौन जानता है, ठीक। मगर पनौती हो गया कौन, सैयद बंधु। इतना माहौल गर्म था ना, इतना माहौल शासक का था। 19 में देखो आप, सुनो थोड़ा सा समझो, 19 में 3 गो दिल्ली का शासक मर जाए, इतना बड़ा साम्राज्य का, और कहा जाए कि आप चलिए बनिए, बनिएगा? हाँ, ये 19 जो था 2019 पनौती, 2000 नहीं 1719 पनौती लेकर आया था, और 2019 में भी हुआ है। बात समझ रहे हो? 1719 देखो, बात समझ रहे हो? मतलब 2 महीना में, 1 महीना में, 3 महीना में 3 गो शासक, हई वो मारा फारूक सियर, फिर से ही मारा, फिर से ही मारा। अब कोई बन नहीं रहा था, तो सैयद बंधु बनाए किसको? तब एगो था, ठीक, मोहम्मद शाह रंगीला, ये बना सैयद बंधुओं के। इसकी उम्र 18 वर्ष की आयु में ये बन गया। अभी एकदम नया लड़का था, बन गया। बस समझ रहे? अचानक से संपत्ति, धन, संपदा, वैभव मिलेगा, इस सही में रंगीन मिजाज का हो गया। 18 वर्ष की उम्र में अचानक से मिल जाए ना। आप लोग का उम्र कितना है अभी? हाँ, उस समय वो बन गया था, आप सोच लीजिए। बात समझ में आ रहा है? बेटा बेटा आप छोड़ो, इसको जिसको मन में करता है उसको बनाएगा। बात समझ रहे हैं? हाँ हाँ, बैठा देता था। आइए सब यहाँ देख रहे थे, दे आर वाचिंग, ये टाइमिंग का इंतजार कर रहा है कि आने दो टाइम, अपना टाइम आएगा। बात समझ रहे हो? उस सबका टाइम आया, गजब का टाइम आएगा। बात समझ रहे हैं ना? टाइम आएगा कि सारी परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी कि अब दिल्ली हमारा है। हम दिखाएंगे आपको कि परिस्थितियां किस तरह अनुकूल हो रही है। मिटा दे इसको, कोई दिक्कत? सैयद बंधु क्लियर हो गया? अब यहां से कुछ बातें हैं, ठीक, जो कनेक्ट करना है। थोड़ा देखो, बात समझिए। हाँ, अगला शासक कौन बनेगा जी? है मोहम्मद शाह रंगीला ना। अगला शासक कौन बना? मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला रे कब तक रहा? 1719 में बन गया, 48 तक रहा। ये थोड़ा लंबा रहा है। 18 वर्ष की शासन में ये उम्र में शासक बन गया। किसकी हेल्प से बना? कौन हेल्प किया था इसको? सैयद बंधुओं की मदद से बना था। क्या कोई दिक्कत? अब सैयद बंधु 18 वर्ष की उम्र में बना। यहाँ से थोड़ा सा इतिहास में पीछे बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि उस समय जो ये थे, बात समझ रहे हैं, भारत के जो गुट थे हुआ करते थे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ फिगर में हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक। ठीक बन रहा है जी? हैं? बांग्लादेश को छोड़िए, अभी तक ठीक बना है कि नहीं? वो दिख नहीं, बोर्ड बराबर पड़ नहीं रहा है, नहीं तो हम बहुत अच्छा बनाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। देखिए, दिख रहा है वीडियो में, इधर नहीं दिख रहा है। बात समझिए, इधर थोड़ा सा वीडियो में नहीं दिख रहा है, मगर आप लोग समझिए। समझिए ये है कि उस समय जब ये बना
तो उसके जो चिनकलीज खां थे इनको बनाकर ही भेजा था सब कि आप चाहिए ये दक्कन, यही हैदराबाद है, दक्कन का आप लोग बन के आइए, दक्कन का आप इनको सूबेदार बनाकर भेजा। बात समझ रहे हैं? ये जाकर वहाँ पे स्वतंत्र घोषित हो गए कि ना आपको हम टैक्स देंगे मगर हम अपना राज समझाएंगे, मतलब अपना एक अलग एरिया कवर कर लिए। ये तो हो गया, ठीक। एगो अवध था, अवध यानी कि आपका ये आज का यूपी। वहाँ कौन थे? हाँ, शहादत खां, ठीक, वो वहाँ कवर कर लिए। इधर बंगाल में एगो थे मुर्शुद कुली खां, ये कवर कर लिया था। देख रहे हैं अभी जो आप पूछ रहे थे एरिया देख रहे हो, ई एरिया में था तो मराठा एक्टिव था। इधर जो थे रंजीत सिंह थे एक्टिव हो रहे थे, पंजाब और काबुल साइड। देख रहे हो किस तरह छूटता जा रहा है ये एरिया, अब सिमटती जा रही है दिल्ली। बुझ रहे हैं कि नहीं? उधर ये दिख नहीं रहा है, आप लोग समझिएगा, वीडियो में आ नहीं रहा है, ठीक। कैमरा घुमा दे तो इधर से दिखना बंद हो जाएगा। हाँ, समझिए, बात को समझना है, ठीक है। हो गया? कोई दिक्कत किसी को? तो ये बातें ध्यान रखिएगा कि ये अपने से जाकर अलग हो रहे थे, ठीक। अब मोहम्मद शाह रंगीला बना इन कंडीशन में, तो पहले काम तो ये किया कि ये 18 वर्ष के बना। मोहम्मद शाह कहा कि इसको भी डर था कि हमको भी मरवा देगा। ये पहला काम किया कि सैयद बंधुओं को मरवा दिया। हाँ, सैयद बंधुओं के मरवा दिया। ये पहला काम तो ये किया कि ये ढेर काम कर रहा है, सैयद बंधुओं के, सैयद बंधुओं को मरवा दिया। बना इसी के हेल्प से, अब मरवा दिया। अब मरवाया किससे? है चिनकलीज खां, हैदराबाद का निजाम, ये उसको चढ़ाया बढ़ाया, और उसकी मदद से चिनकलीज खां के हेल्प से, किसके? चिनकलीज खां हैदराबाद वाले, ठीक, इनकी मदद से मरवा दिया। देख रहे हो? अब जैसे इसके पहले कौन थे? फारूक सियर, वजीर वजीर बने थे, उसी तरह चिनकलीज खां मोहम्मद खां के क्या हो जाएंगे? क्लोज, साथ में बैठकर पीना खाना, कहा से कि चलिए आप हमारे दुश्मन को तो मरवा दिए, आइए एक एक पैक हो जाए। हाँ, इस तरह की भावना थी। तो चिनकलीज खां इनका खास हो गया, ठीक। अब देखो इसके विषय में जब कहा जाए ना मोहम्मद शाह रंगीला के, तो 4 बात ध्यान रखना। पहला काम तो ये, दूसरा काम ये मुगल साम्राज्य का सबसे तेज गति से जो पतन हुआ, द वेरी फास्ट, पतन का मतलब स्लो स्लो डाउन हो रहा है, सबसे तेज गति में जो पतन हुआ इसी के, मुगल साम्राज्य का, मुगल साम्राज्य का तेज गति से पतन इसी के शासनकाल में हुआ। बात समझ रहे हैं? और तीसरा बात, भारत पर नादिर शाह का पहला हमला 1739 में रंगीला में हुआ था, ठीक। नादिर शाह का पहला हमला 1739 में। एगो अहमद शाह था, अहमद शाह एगो शासको है, घबरा मत। ई अहमद शाह अब्दाली है, बुलाना मत। अहमद शाह अब्दाली ये कहाँ का था? अफगान का था, और वो ईरान का था। है कहाँ का था? नादिर शाह ईरान का। जैसे आज फिगर देखोगे ना, यहाँ फिगर समझ रहे हो ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उसके बाद ईरान, तो ये ईरान का था। ये कहाँ का था? ईरान का था। है कौन था? अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली का हमला, पहला सबसे ज्यादा हमला किया था, मगर इसके शासनकाल में नहीं, मगर फर्स्ट स्टार्ट ही किया था 1748 में किया था। ये कब किया था? 1748 में। और ये कहाँ का था? अफगानिस्तान का।
अरे पाकिस्तान के बाद जो है ना अफगानिस्तान, और उसके बाद है ईरान, उधर का ये सब था। आकर मार कर पीट कर मुगल को बैंड बजाकर चला जा रहा था। समझ रहे हो? अब थोड़ा सा ध्यान देना, समझना है। मिटा दे अहमद शाह अब्दाली का हमला हम समझा रहे हैं, नादिर शाह का हमला समझा रहे हैं। ये 4 बातें ध्यान रखना। समझ रहे हो? मिटा दे, बूझ रहे हो कि नहीं जी? मिटा देते हैं, सबको मिटाते हैं। मिटा दें, मिटा दें, जा इहो मिट गया। चलिए कोई बात नहीं, वीडियो तो वही है ना। है थोड़ा समझना ठीक से। हाँ, नादिर शाह का हमला। अब क्या हुआ? नादिर शाह का हमला। नादिर शाह का हमला। ये पहले नादिर शाह का जान जाइए कि नादिर शाह था कहाँ का जी? नादिर शाह था फारस का शासक था, यानी फारस यानी ईरान का। ये कहाँ का था? फारस का था ना, यानी आज का ईरान का था। और किंग ऑफ पर्सिया, और ये सैफवी वंश के उत्तराधिकारी था। सैफवी वंश का, सैफवी वंश का था। हाँ, नादिर शाह हो गया। नादिर शाह का व्यक्तिगत मुगलों से कुछ नहीं था। बात समझ रहे हो? थोड़ा सा फिगर से समझते हैं, ठीक? अब देखते हैं कि क्या था। जितना काम है उतना ही बना रहे हैं, ठीक? बुझा गया? बुझा रहा है बात ना? यहाँ गुजरात को भी, यहाँ दिल्ली है। समझ रहे हो? अब ये है आपका पाकिस्तान आज का, है पाकिस्तान आज का, ठीक? यहीं से एक बना लीजिए अफगानिस्तान, और यहाँ से है मान लीजिए ईरान है, ठीक? आगे चल उस समय का, अभी का नहीं, आज का ऐसे समझिए कि ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ठीक? और ये ईरान है। तो यहीं का था नादिर शाह। नादिर शाह यहीं का था। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? ये भारत है, ये था उस समय, ये भारत में था, और उधर है। बुझा रहा है? या नीचे एरिया है, ठीक? क्लियर है ना? अब देखो, नादिर शाह जो था, अफगानिस्तान में एक जगह है कंधार। इसको थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, थोड़ा जगह ज़्यादा ले लेते हैं। कंधार ना अफगानिस्तान है ये। तो नादिर शाह इधर से हमला करने वाला था, किस पर? अफगानिस्तान पर। बात समझ रहे हो? और काबुल जो जगह है, इधर काबुल पड़ता है, ये कंधार है और ये है काबुल। परिस्थितियां समझना, ये काबुल जो था ये मुगल के पास था। किधर के पास था? मुगल के पास। परिस्थितियां समझ गए? नादिर शाह ईरान है, ये ईरान है, ईरान का था। अफगानिस्तान पर हमला करने वाला था, तक कंधार पर करने वाला था ना। और ये काबुल, काबुल मतलब आज का हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान, ऐसे कर लीजिए, मगर आज का फिगर से नहीं कंपेयर कीजिएगा, उस समय के फिगर से। हम मोटा मोटी बता रहे हैं कि आप समझ जाइए, तो आज के फिगर से कंपेयर कर लीजिए। ये अफगानिस्तान है, बात समझ रहे हैं? अफगानिस्तान, नादिर शाह अफगानिस्तान पर हमला करने वाला था, ये काबुल मुगलों के पास था। तो नादिर शाह ने कहा कि हम यहाँ मुगलों से, ठीक, कि हम हमला करेंगे अफगानिस्तान कंधार पर ना, और आप
ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ का कोई आदमी आपके क्षेत्र में ना जाए, उसका इतना ही खुन्नस था कि हम हमला करेंगे तो आप अपने एरिया में कंधार के सैनिकों को अथवा लोगों को नहीं आने दीजिएगा। ये मैसेज भेजवाया, अब फिर भी आया, ये राजदूत भेजा अपना कि ऐसा मैसेज मुगलों के पास भेजिए, और आया और मुगल साम्राज्य के पास आया। और मुगल साम्राज्य का जो सैनिक था सब, बात समझ रहे हैं, यहाँ है दिल्ली, यहाँ क्या है दिल्ली, ये ध्यान रखना, ठीक। मुगल साम्राज्य के पास जो सैनिक था उसके सैनिकों को मारा, उसके राजदूत को पीटा। बात समझ रहे हैं, खुन्नस यही था। बात समझ रहे हो, यहाँ से ये कह रहा था उसके राजदूत को पीटा, यहाँ है दिल्ली, यहाँ बैठा हुआ है। अब हुआ क्या, नादिर शाह कहा कि अब चलो दिल्ली देखते हैं काहे हमारे राजदूत को मारा है। यहाँ से कूच कर दिया दिल्ली की तरफ, समझ रहे हो, हमला सैनिक को निकले कर। बात समझ रहे हैं। अब ये हरियाणा में, यहाँ हरियाणा पड़ता है, हरियाणा में एक जगह है करनाल, समझ रहे हो, ये करनाल के पास, यहाँ है दिल्ली, दिल्ली हरियाणा, समझ रहे हो, करनाल के पास पहुंच गया ये 1739 में। कहाँ, 1739 की घटना है, समझना ठीक से, 1739 की घटना है, करनाल पहुंच गया। और जब इसको सूचना मिली फरवरी में कि मतलब इन्फॉर्म किया गया रंगीला को, तो कि नादिर शाह कूच कर चुका है दिल्ली की ओर, ठीक, बात समझ रहे हो। तो ये देखो इतना बड़ा रंगीला, इतना बड़ा नालायक था सब कि कह रहा है कि अभी कितना दूर है, काहे से कि एक पैक और लगा ले, इतना ओवर कॉन्फिडेंस। बताओ कि अभी वो पंजाब से कितना दूर है। सैनिक से पूछा कि एक पैक और लगा ले, एकदम खा रहा था कि अब तो मरना है, ये है, अरे लड़ना है ना जी। अब करनाल के पास पहुंचा और मुगलों में और नादिर शाह में युद्ध हुआ, और ये युद्ध मात्र 3 घंटा में समाप्त हो गया। लो, यही पोल खोल दिया मुगलों के कि इसमें कुछ है नहीं। मात्र 3 घंटा में युद्ध करनाल, फरवरी इसमें समाप्त हो गया, फरवरी मुगल में, और मुगल में और नादिर शाह में हमला हुआ। कहाँ हमला युद्ध हुआ था, करनाल के पास। अब कहा और हमला किया और 3 घंटे में युद्ध समाप्त। और रंगीला के मीर बख्शी कौन होते हैं, मारा गया। मीर बख्शी, रंगीला का मीर बख्शी का हुआ, मारा गया। और रंगीला और सआदत खां को बंदी बना लिया। सआदत खां उस समय इसके खासम खास थे, अवध के थे। इसका 2 आदमी खास था रंगीला के, एगो सआदत खां और एगो चिनकलीज था। बात समझ रहे हो, जो अपना अवध ले लिए थे, ये हैदराबाद ले लिया था। इन्हीं दोनों, जब भी कुछ होता था तो मुंह उठा के जाता था उन्हीं के पास। अरे 18 साल का बच्चा वो क्या करेगा, समझ रहे हो। तो ये सब थे भेटनर, ये बस डमडमाता था। इनको बख्शी बना लिया, इसको क्या किया, बंदी बना लिया। कौन कौन, हाँ, मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया करनाल के पास। अब ये खबर, कौन कौन बंदी हो गया, सआदत खां और रंगीला, ये कौन, ये हो गया बंदी। अब ये इन्फॉर्म किया रंगीला किसको, चिनकलीज खां को, करनाल के पास से, कि आइए हम लोग को बात कराइए और छुड़वाइए। बात समझ रहे हैं। अब जो चाह रहा है ये नादिर शाह, वो कीजिए। ये निजामुल मुल्क गया। अब थोड़ा ध्यान देखिए, दूत बनाकर आइए, तो दूत बनकर छुड़वाने के पास चिनकलीज खां गया नादिर शाह के पास, ठीक। तो नादिर शाह पहले से जानता होगा कि चिनकलीज खां योग्य आदमी है, सक्षम है,
तो वो बोला नादिर शाह के पास कि आपके होते हुए ये मुगल साम्राज्य की ऐसी हालत कैसे हो गई, आप जैसे योग्य आदमी के होते हुए मुगल साम्राज्य की ऐसी हालत कैसे हो गई। तो चिनकलीज खा वहाँ बोला कि आप हैं ना अभी दिल्ली में, रुकिए देख लीजिएगा बस। और 50 लाख रुपया तय हुआ कि 50 लाख रुपया हमको दीजिए, जो युद्ध में क्षति हुआ है, हमारा तो कुछ था नहीं, हम तो मना किए थे, आपने आने दिया, हमारे राजदूत को मारा, तो हमारा युद्ध का खर्चा दे दो, इन लोगों को छोड़ देते हैं, हमारा साम्राज्य है नहीं। 50 लाख रुपया में तय हुआ और नगद हुआ तो कहा कि हम आपको 50 लाख, उस समय का बहुत है, 20 लाख 10 लाख लाहौर में, 10 लाख अटक में और 10 लाख काबुल में आपको दे देंगे ना, यहाँ से आप चले जाइएगा करनाले से। ठीक, ये तय हो गया। बात समझ रहे हो क्या तय हुआ कि हम 50 लाख में, ये कौन किया, रंग किया ये, हाँ, चिनकलीज खां 50 लाख में तय हुआ ना कि हमका आपको 20 दे देंगे, 10 देंगे और फिर 10 और फिर 10 दे देंगे। ये तय हुआ, मान गया कि हमारा खर्चा मिल गया, हम यहाँ से चले जाएंगे ना। कहा कि हम कुछ लाहौर में दे देंगे, 20 तो अभी दे रहे हैं करनाले में, कुछ लाहौर में दे देंगे, कुछ अटक में दे देंगे और कुछ काबुल में दे देंगे, उसके बाद आप काबुल के बाद आप ना चले जाइएगा। ये बात हो गया भारत छोड़ने के पहले। अब रंगीला जो था यहाँ, ये बोला था कि आइए, इसका मीर बख्शी तो मारा गया था, नहीं समझ रहे हो, इसका मीर बख्शी मारा गया था, तो रंगीला चिनकलीज खां को अपना मीर बख्शी बनाना चाहता था। समझ रहे हो बात को, देखो द्वंद्व देखो, अब बनना चाहता था है सादत खां, इतना बड़ा ये सब चाटुकार था कि वो तो मर गया है, अब उसको बना देगा, मीर बख्शी बना दिया। ठीक, अब सादत खां बनना चाहता था, इसके मन में द्वेष आ गया। बात समझ रहे हो, और ये गया सादत खां, इसके बाद शहादत खां गया, सादत खां गया किसके पास, नादिर शाह के पास। अक्का बोला कि आप तो 50 लाख में मान गए, 50 लाख तो कह रहे थे न मांगना चाहिए था ऐसे मुंह खोल के मांगना है, तो हम रहते ना तो 20 करोड़ रुपया मांगते। अब लो, अब ठान लिया कि 20 मार्च को होना था, 20 मार्च 1739 को कहा कि ना, अब हमको 20 लाख चाहिए, 20 करोड़, 20 लाख नहीं, 20 करोड़ रुपया, हम रहते तो 20 करोड़ लेते। देख रहे हो काहे किया सादत खां कि इसको मीर बख्शी, इसको नहीं बनाना था, तो धराया भी था, छोड़वाया भी था। देख रहे हो भारत की राजनीति, ये कहा कि हम रहते तो 20 करोड़, तो अब ये गया नहीं, यहां से नादिर शाह गया नहीं, नादिर शाह का मन बदला, अब यहां से आ गया ये दिल्ली। लब लो कब, ये 20 मार्च 1739 को आ गया ये दिल्ली। बात समझ रहे हैं, दिख रहा है, 20 मार्च 1739 को आ गया, कहां आ गया ये, दिल्ली। 22 मार्च को, 20 देखना, डेट याद रखना, 22 मार्च को जब आया था ये, एक अफवाह फैली, जब ये दिल्ली आया था ना, तो इसके स्वागत में मस्जिद से खुतबा पढ़ा गया और सिक्के भी चलाए गए नादिर शाह के नाम से। यहां से भड़का दिया इसको, सादत खां भड़का कर लेकर आया दिल्ली कि हम रहते तो 20 करोड़ लेते, बहुत पैसा है। बात समझ रहे हो, और लेकर आया दिल्ली। अब दिल्ली आ गया, 22 मार्च को अफवाह फैल गया, 22 मार्च को अफवाह फैल गया कि नादिर शाह मर गया। ठीक, तो इसको लगा कि तो हमको लिया के मार देगा सब, मतलब हम तो षड्यंत्र के शिकार हो जाएंगे ना। 22 मार्च को अफवाह फैल गया कि नादिर शाह मारा गया, पूरा हल्ला होगा कि अब ये जागा है उधर से। और अगले दिन, उसी दिन इसको जब पता चला, कहीं था कि अफवाह फैल गया, लोगों ने उड़वा दिया होगा, क्योंकि बुलाकर, हमारे राजा बहुत महान है, बुलाकर मरवा देगा, जिस तरह हुआ।
इसके बाद वो दिल्ली में कत्लेआम नरसंहार का आदेश दिया कि जिसको देखो मारो, औरत बाल बच्चा किसी को मत देखो। उसके सैनिक तांडव नंगा नाच किए थे दिल्ली में। भाई किसके वजह से? शहादत का। हमारा रोआ खड़ा हो गया अभी, बात समझ रहे हो? इससे मारा जाता था ना तो धन इज्जत बच्चा हर चीज का क्षति होता था। आज भी जैसे है यहाँ पे, कोई बाहर का आदमी आ जाए घर में घुस घुस कर मारने लगे सेना, जो चाहे नोचने लगे चोथने लगे, जो चाहे वो कर दे, धन इज्जत सब कुछ इस तरह का कांड किया। जो विरोध में आया उसको मार दिया, एकदम लाशें बिछा दी दिल्ली में। देख लो 30 लाख लोग मारे गए। अब 30,000 लगभग लाख करोड़ में, ये तो एक ही है ठीक। इसके बाद से 30 लाख लोग नरसंहार का आदेश दिया। ये बात समझ रहे हैं? क्या कहा? नरसंहार का आदेश दिल्ली में। अफवाह फैल गया नादिशा ना 22 मार्च को, अफवाह। अब इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद ठीक, ये जो था कि सादत खां का भंडा फूट ना जाए, बात समझ रहे हो, इस बेचारा सुसाइड कर लिया। हाँ, अरे ऐसा हूं मरता, उतने लोगों का जिम्मेवार कौन था जी? भंडा फूट ना जाए इसलिए ये सुसाइड कर लिया। अरे उसको मर जाना चाहिए था वैसे ही। इस तरह के हैं हम, ये कह रहे हैं उसको बुलाने की क्या जरूरत थी? वो जा रहा था तब तो इतना रंगीन, उन लोग मारे गए जो, बात समझ रहे हैं, घुस के घर में। बात समझिए, पहले समझिए। अब इसको काहे नहीं, उसके बाद ये भंडा फूट ना जाए 1739 में सादत खां का कर लिया आत्महत्या। समझ लीजिए पूरा ठीक। हाँ थोड़ा सा है। सादत खां का कर लिया, आत्महत्या कर लिया कि हमारा भंडा फूट न जाए। फिर भी वो नहीं बाना, कहा कि ना अब तना, अब जो किए हो उसका भोगो। तब क्या किया कि इसका सादत खां का भतीजा था एगो सफदरजंग। आप सुने होंगे कि दिल्ली में भी सफदरजंग रोड है, इसीलिए इस सफदरजंग अवध का था और वहां का भी शासक बनेगा ये अवध का। बस में इसका भतीजा सफदरजंग मीडिएटर बना और 2 करोड़ रुपया दिया। 20 करोड़ के बदले अब 2 करोड़ में माना। तो सफदरजंग, इसके बाद क्या हुआ? सफदरजंग मीडिएटर किया, आका किया, 20 करोड़ के जगह कितना 2 करोड़ रुपया लिया। कुछ लेखपाल ना, घोड़ा ना, हाथी और लेखपाल ले गया ना। हारने के बाद बात समझ रहे हैं? क्या गलत है क्या? घोड़ा हाथी लेखपाल ले गया और कोहिनूर हीरा और तख्ते ताउस जिस पर बैठते थे, आप लोग रटे हो, कोहिनूर तख्ते ताउस में ही कोहिनूर हीरा था। उसको कहा कि यही बहुत ज़्यादा है। कोहिनूर हीरा तख्ते ताउस पर जो बैठे थे, उस अनुमान लगाइए कि उसमें इतना धन था, उसका इतना मूल्य था कि आज पूरा वर्ल्ड को आप 2 दिन में खाना खिला सकते हो। हाँ, तख्ते ताउस का इतना वैल्यूएशन था। आज कोहिनूर हीरा इंग्लैंड के पास है, एक गो है है कोहिनूर, सबसे विश्व का सबसे बड़ा हीरा है। एक गो है वर्ल्ड में कोहिनूर, दूसरा कोहिनूर नहीं है। हाँ निकला था। तो आज अभी इंग्लैंड की महारानी लगा रहे थे, अभी देख रहे होंगे कि अब मर गए ऋषि सुनक बने हैं तो दे दिया जाएगा, वही कोहिनूर। बात समझ रहे हैं? ये लेकर चला गया तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा, देख रहे हो, का लेकर गया 2 करोड़ रुपया। घोड़ा गाड़ी, घोड़ा भी ले गया, हाथी भी ले गया, और क्या ले गया? कोहिनूर और तख्ते ताउस, इहो ले गया। तख्ते ताउस जिस पर बैठते थे लोग, उसमें बहुत सारा हीरा मोती जवाहरात था। बात समझ रहे हैं? और सबसे बड़का बात ठीक, कि रंगीला की बेटी से बियाह किया। बात समझ रहे हैं?
कि अब संबंध जोड़ा जाए, ना तो इस तरह तो मानेंगे नहीं। तो एक और बात कह गया ये, रंगीला के बेटी से विवाह, राजनीतिक शादी थी, दे दो बेटी, बात समझ रहे हो। और उस समय राजनीति या शादियाँ होती थी कि अब आगे का हमला ना करे, रिलेशन हो गया, इस तरह के कुछ हुआ करते थे। ये 4 काम किया, बात समझ रहे हैं। इसके बाद ये गया सफदरजंग। अब एक बार रिकैप करो, ठीक है, अब देखो कि किस तरह बदल रहा है, बात समझ रहे हैं। ये नादिर शाह हमला करना चाहता था अफगानिस्तान पे के कंधार पर, मना किया था कि आपको हम मुगल के पास अपना राजदूत भेजा था कि हम आप देखिए कंधार से कोई काबुल ना जाए। इसके राजदूत को पीटा मारा लोग, ठीक, और आप बात नहीं माना यहाँ के जो सैनिक थे। अब ये नादिर शाह यहाँ से दिल्ली की ओर कूच कर दिया। दिल्ली की करनाल फरवरी में पहुँचा, पर पहुँचने के बाद ये जब पहुँचा तो इसको खबर मिला तो कहा रहा था रंगीला कि अभी कितना दूर है, कहा से कि पहले से पता होगा कि मारता है बहुत ज़्यादा, ठीक। उसके बाद युद्ध हुआ करनाल फरवरी में, 3 घंटे में युद्ध समाप्त हो गया और सादत खां रंगीला को बंदी बना लिया गया। इस बंदी के बाद ये चिनकलीज खां जो थे उनको संधि के लिए बुलाया गया, समझौता के लिए। समझौता हुआ 50 लाख रुपया में कि 20 लाख अभी दे देंगे हम, उसके बाद आपको 10 काबुल और अटक और अफगानिस्तान में दे देंगे, इलाहाबाद लाहौर में दे देंगे, बात समझ रहे हैं। उसके बाद सादत खां इसको मीर बख्शी बनाना चाहता था। सादत खां कहा कि नहीं नादिर शाह आप तो मान गए, कितना में 50, हम रहते तो मांगते 20 करोड़। उसके बाद वो आ गया दिल्ली में आने के बाद 20 मार्च 1739 को दिल्ली आया। दिल्ली के आने के बाद मस्जिद में उसका मतलब मस्जिद में बहुत युवा सिक्का भी चला और 22 मार्च को अफवाह फैल गया कि नादिर शाह मरा गया। उसके बाद जब इसको जिंदा था कि हमको उसको शक हो गया ना, बू आ गया। उसके बाद दिल्ली में नरसंहार का आदेश दिया, लगभग 30,000 लोग मारे गए थे, हताहत हो गए थे, खूब लूटपाट किया एकदम, जिसको तलवार वलवार से खूने खून दिल्ली को लाल कर दिया। उसके बाद जो था सादत खां कहीं पोल ना खुल जाए इसकी वजह से वो सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के बाद सादत खां का भतीजा सफदरजंग बीच में आया। सफदरजंग ने इसके साथ समझौता किया। समझौता में ये था कि 2 करोड़ रुपया घोड़ा हाथी लेखापाल ले गया। उसके बाद कोहिनूर हीरा तख्ते ताउश और ले गया ना, और रंगीला ने अपनी बेटी से शादी भी कराया, बात समझ रहे। ये सारी घटना हो रही थी और बगल में कौन देख रहे थे? नहीं, मुगलों का पोल खोल दिया कि अब तो खत्म है, ये कुछ है नहीं। नादिर शाह आया, पीटा, इस तरह से इन लोग का विवाह किया, लेकर गया। इसके बाद भी घटना होगा अहमद शाह अब्दाली का, इसी के शासनकाल में आएगा, उसके बाद मारेगा। और उसके बाद वो देखेगा ना कि ई पिट कर गया, अहमद शाह अब्दाली आकर पिट कर जा रहा है और पश्चिम बंगाल में अलगे है, बात समझ रहे हैं। और तब 1757 में प्लासी का युद्ध होगा। उसके बाद वो अंग्रेज गुलाम होता जाएगा। किसकी वजह से? देख रहे हैं यहाँ कौन, यहाँ एथी है सादत खां।